देखो हिंदी में तो नाम दिया हुआ है इस कंपनी का निधि कंपनी, लेकिन इसका इंग्लिश में जो निधि शब्द का मतलब होता है, इंग्लिश का जो वर्ड होता है वो होता है फंड, FUND, फंड, ठीक है। उसको हिंदी में अपन बोलते हैं निधि। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आप कहीं ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप लिखते हैं फंड कंपनी, है ना, कि बोले सर वो हम तो इंग्लिश मीडियम है तो निधि तो अलाउड नहीं है, हमें तो इंग्लिश लिखना है, तो हमने वहाँ पे क्या लिख दिया, हमने वहाँ पे फंड कंपनी लिख दिया। सी इट इज़ नॉट अलाउड, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको है ना फंड कंपनी नहीं लिखना है, ये बात ध्यान में रखना। आपको सीधा सिंपली क्या लिखना है, आपको सीधा सिंपली लिखना है निधि कंपनी, ये बात ध्यान में रखना। आपको सिर्फ निधि कंपनी की वर्ड का इस्तेमाल करना है। अच्छा अब आगे बढ़ना है, इसमें क्या लिखता है, चलो पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि निधि कंपनी का मीन क्या होता है। ये तो एंग हो गया पूरा। अब निधि कंपनी का मतलब समझो। देखो क्या होता है, अपन छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं, जैसे तुम स्टूडेंट लोग हो, तुम्हें ना पॉकेट मनी मिलती होगी, ठीक है, या तुम्हारा मान लो कोई अर्निंग सोर्स होगा तो तुम्हारे को पैसा मिलता होगा, तुम थोड़ा बहुत उसमें से खर्चा वर्चा कर देते हो, खाने पीने पे, कपड़ों पे, मोबाइल पे या किसी भी चीज़ पे, ठीक है, XYZ। उसके बाद में कुछ फंड बचता होगा तुम्हारे पास में 100%। उसके अलावा जैसे घर में जो हमारे हाउस वाइफ्स होती हैं या हाउस मदर होती है, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ पैसा होता है, और वो भी अपना कुछ खर्चा करने के बाद में एट द एंड क्या होता है, एट द एंड उनके पास भी वो पैसा बच जाता है। तो आप एक बात समझिए कि वो पैसा तो वेस्ट है ना, वो पैसा तो वेस्ट पड़ा हुआ है, उसकी कोई यूटिलिटी तो है ही नहीं, उसका कोई उपयोग तो है ही नहीं। तो हम पता है क्या करते हैं, निधि कंपनी बनाते हैं, और निधि कंपनी क्या करती है, स्कीम्स चलाती है। निधि कंपनी क्या कर, बैंक नहीं है निधि कंपनी, ध्यान रखना, निधि कंपनी इज नॉट ए बैंक, निधि कंपनी बैंक नहीं है, निधि कंपनी एक प्रॉपर एक कंपनी है, सिंपली एक कंपनी है। हमने एक कंपनी बनाई, और कंपनी बनाकर हम पता है क्या करेंगे, आपके पास जो वो सेविंग है ना, छोटी छोटी 50 रुपये बचे, 1000 रुपये बचे, 5000 रुपये बचे, 10,000 रुपये बचे, ऐसा आपके पास जो छोटा छोटा फंड बचा है ना, जो वेस्ट पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं एक स्कीम समझाऊंगा आपको कि यार अपने पास एक स्कीम है, आप इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। तो आप क्या दिमाग लगाओगे, बोले यार ये कोई काम भी नहीं आएगा, फीस भी जमा करा दी अब तो सारी, ये पैसा भी फालतू पड़ा है, पेट्रोल के पैसे भी मेरे पास में हैं, उसके बाद ये 2000 रुपये एक्स्ट्रा है, मेरा दिवाली का खर्चा भी, पटाखे वटाखे भी ले आऊंगा, उसके बाद भी ये 2000 बच रहे हैं मेरे पास। तो एक काम करता हूँ, प्रतीक सर ने सही आइडिया बताया, बोले सर 2000 रुपये मेरे जमा करा दो, तो आपके 2000 रुपये जमा हो गए। से फॉर एग्जाम्पल मान लो उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, से फॉर एग्जाम्पल, तो 2000 पे 10% कितना हुआ, 200 रुपये। तो एक साल के बाद में आप आए, या जितनी भी ड्यूरेशन की वो स्कीम थी उतना ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ, और आप आते हो, मैं आपको कितना रुपया पेमेंट करूंगा, 2200 रुपया। अब आप कहोगे सर वो आप 200 रुपये हमें पेमेंट कर दोगे, आपको फायदा क्या हुआ, आपको आपकी कंपनी कैसे चली फिर। अब बताता हूं, तुमने जो पैसा दिया ना उसको मैंने क्या करा पता है, उसको मैंने आगे और री इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जब मैंने वो पैसा लिया और उस पैसे को मैंने आगे री इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, तो मेरे को वहां से 12% ब्याज मिला था, जिस पैसे मैंने क्या करा, जिस पैसे मैंने 10% तो तुम लोगों को दे दिया, और 2% मैंने कंपनी के P&L अकाउंट में प्रॉफिट चार्ज कर दिया। समझ गए क्या मेरी बात। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे मैं पब्लिक मनी से लेकर क्या करता हूं, अपना बिजनेस चलाता हूं। तो वो जो कंपनी है ना, वो कंपनी क्या करती है, आपके अंदर एक बचत करने की आदत डाल देती है। अब मान लो 2200 रुपये तुम्हें मिले, मतलब 2000 पे 200 रुपये इनकम हुई। अब अगली बार क्या दिमाग लगाओगे, अरे नहीं यार इसमें 3000 जमा कराते हैं, क्योंकि क्या होता है, पैसों का लालच बहुत गंदा होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अभी तुम पढ़ रहे हो ना, यदि तुमको बाई चांस आज कोई इनकम हो जाए ना, आज यदि तुम कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, 100 रुपये भी कमा लिए ना, यदि आज तुमने किसी भी तरीके से, कानूनी तरीके से 100 रुपये तुमने कमा लिए किसी भी प्रकार से, चाहे एक पैन कार्ड ही बनवा दिया तुमने किसी का भी, 100 रुपये भी कमा लिए ना, मैं बता रहा हूँ कल से तुम्हारा पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा, मेरे से लिखवा लो, नहीं लगेगा। क्योंकि ये इंसान की साइकोलॉजी होती है, वर्ल्ड वाइड ये साइकोलॉजी है अर्थ पे, पृथ्वी पे, कि ये पैसा ऐसी चीज़ है, यदि आपने एक बार कमाई शुरू कर दी ना, इनकम आपकी आनी चालू हो गई ना, अगले बार से आपको कितने ही कॉन्सेप्ट समझा लिए जाए, DT IDT कुछ भी हो, लॉ OMS कुछ भी हो, कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं सही बता रहा हूँ। क्यों, आपके दिमाग में दिखेगा पैसा, यार मैंने आज 100 रुपये कमाए, यार कल मैं 5 क्लाइंट पकड़ लूंगा तो 500 रुपये हो जाएंगे यार सीधे सीधे, यार फिर 5 क्लाइंट आ गए, खुदा ना खास्ता तुम्हारे बोलते ही 5 क्लाइंट, और एक वो पहले वाला 6 क्लाइंट, फिर बोलोगे यार GST रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, यार 2000 रुपये में GST रजिस्ट्रेशन हो जाता है, करना भी कुछ नहीं पड़ता, 10 मिनट का प्रोसीजर है, 2000 रुपये आएंगे, चलो पकड़ता हूँ 4 क्लाइंट पकड़े, 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8000, बोले हो गया। वाह यार, बोले ये सही सिस्टम, बोले छोड़ो CMA में क्या करना, बहुत लोग होते हैं ऐसे, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है, ऐसा अपने को नहीं करना है, ठीक है ना। यदि आप अभी पढ़ते पढ़ते कुछ कमा भी रहे हो तो अच्छी बात है, बट डोंट फोकस योर अर्निंग नाउ,
एकेडमिकली पहले अर्निंग इंपॉर्टेंट है, मार्क्स की, नंबर आने जरूरी है। फिलहाल नंबर जितने ज़्यादा ले सकते हो वो ले लो, बाद में कुछ समय बाद, अभी थोड़े समय के बाद में फिर नंबर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। फिर ये होएगा कितने पिंक कलर वाले नोट कितने हैं आपकी जेब में, फिर वो बात होएगी। अभी पिंक कलर के नोट्स की कोई अहमियत नहीं है आपकी जेब में फिलहाल। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो निधि कंपनी ने क्या करा, आपके अंदर बचत करने की हैबिट डेवलप कर दी। अब आप क्या करोगे, और बचत करोगे, फिर आपको और अर्निंग मिलेगी, फिर आप और बचत करोगे, आपको और अर्निंग मिलेगी। ये तो आपको मिला, मुझे क्या मिला, पैसा। क्या करने के लिए, और बिजनेस बढ़ाने के लिए, और बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, निधि कंपनी किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं दे सकती है। आप ये नहीं बोल सकते कि बोले सर इन मेंबर लोगों से जितना फंड इकट्ठा हुआ, छोटा छोटा सेविंग का जो पैसा आया, बोले सर इनको, ये हमारे मेंबर बन गए और इनको है ना लोन की जरूरत पड़ी, हाउसिंग लोन चाहिए था तो बोले आपने हाउसिंग लोन दे दिया ना। नो, मैं इनको तो दे ही नहीं सकता कुछ भी, मैं इनसे ले सकता हूं, सिर्फ दे नहीं सकता हूं। ध्यान रखना, अब मैं उसका करूंगा क्या, उस पैसे का री इन्वेस्टमेंट कर दूंगा फर्दर आगे कहीं। री इन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे मेरे को कुछ परसेंटेज फायदा हुआ, उसमें से समाऊ परसेंटेज मैंने मेरी पॉकेट में डाल दिया, कंपनी की एक्स लिमिटेड की में, और उसमें से जो समाऊ परसेंटेज बाकी का रिमेनिंग बचा वो मैं आप लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। दैट इज योर इनकम। समझ गए? तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोल रहे हैं कि साहब ये कंपनी हमारी कौन सी कहलाई, ये कंपनी हमारी कहलाई निधि कंपनी। आई क्या बात समझ में अपने को कि निधि कंपनी मैंने किसको बोला? तो मेनली निधि कंपनियां जो बनती है ना, वो उसका पर्पज होता है दो। पहला कि जनता के अंदर बचत करने की जो हैबिट है वो पैदा करना, कि आप बचत करें, पैसा वेस्ट ना करें। और दूसरा कि जो जनता बचत कर रही है उस बचत से क्या करना, व्यापार करना, बिजनेस करना। ये दो जो थीम है ना, ये दो थीम होती है किसकी, ये दो थीम होती है आपके निधि कंपनी की। समझ गए आप बात? इसलिए अपन इस कंपनी को नाम क्या दे रहे हैं, इसलिए अपन बोल रहे हैं कि साहब ये वाली कंपनी हमारी कौन सी कंपनी कहलाई, निधि कंपनी, मतलब फंड। तो हमारे पास में एक प्रकार से क्या इकट्ठा हो गया, हमारे पास में एक प्रकार से जो है वो फंड आ चुका है। ये ध्यान में रखिएगा, समझे क्या बात आप, मैंने क्या बोला, ये लो। चलो अब सुनो, देखो क्या लिखता है, इधर लिखता है कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज ए निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। पहला, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, कॉस्ट कटिंग, फालतू खर्चे करने की आदत बंद करना। फोकट में खर्चा करते हैं अपन, गए अरे यार जीन्स बहुत अच्छी लग रही है यार, चलो ले लो, है ना, ऐसा होता है, कॉमन टेंडेंसी है यार, इसमें क्या हो गया, ठीक है। रिक्वायरमेंट है क्या, बोले नहीं, अलमारी में जगह ही नहीं है, इसको तो कहीं और इधर उधर घुसेड़ना पड़ेगा लेने के बाद भी। तो एक बात बताओ, काक को फालतू का 1000 रुपए खर्च करना, निधि कंपनी कहती है सुन इधर आ, तेरे को अगली बार के जीन्स के पैसे मैं दे दूंगा। बोले मतलब, बोले वो तेरे 1000 रुपए है ना, जीन्स मत खरीद, मेरे को दे। तो इसका मतलब कॉस्ट कटिंग करी आपने, पहले कॉस्ट कटिंग कर दी आपने, वो पैसा आपके पास पड़ा है, उस पैसे का क्या करोगे, बोले ला इधर, अभी इधर हमारे पास जमा करा, मैंने स्कीम चलाई, स्कीम में आपका पैसा जमा कर लिया मैंने, डन। तीसरा, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर ओनली। इट्स मेंबर ओनली कौन, जो शेयर होल्डर है, जो स्कीम का मेंबर है, केवल अपन ही उसको उसके पैसे पे क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, बाकी किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकते। अब मतलब राम ने टोटल जमा कराया 10 लाख रुपया, राम ने टोटल कितना जमा कराया, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद फालतू पड़े थे 10 लाख, उसने 10 लाख रुपए मेरी कंपनी में, निधि कंपनी में लगाए। अब वो आया, वो बोलता है बोले भाई साहब मेरे को लोन दे दो, मैं कहा डन। अब एक बात बताओ, मैं लोन 10 लाख का दूंगा, 10 लाख से ज्यादा का दूंगा या 10 लाख से कम का दूंगा? 10 लाख तक का, मैक्सिमम 10 लाख। प्रतीक, कम का? मैक्सिमम 10, हाँ कम का, कम का, हाँ ऑनलाइन क्या कहते हो बेटा, मैं लोन कितने का दूंगा उसको, 10 लाख रुपए जमा है उसके मेरे पास, 10 लाख तक का, 10 लाख तक का, श्योर? नहीं, मैं उसको 10 लाख से ज्यादा का नहीं दूंगा, 10 लाख रुपए तक का भी नहीं दूंगा, 10 लाख से कम का दूंगा। रीजन, मैंने 10 लाख रुपए लिए और मैं 10 लाख रुपए तक का ही लोन उसको दे दूंगा, तो मैंने क्या कमाया, मैंने क्या कमाया फिर? समझ गया अपन? इसीलिए मैं कंपैरेटिवली क्या करता हूं, इसमें जो निधि के रूल्स बने हुए ना, निधि कंपनी के अलग से रूल्स बने हुए हैं, ध्यान रखना। तो वो निधि कंपनी के रूल्स क्या बोलते हैं, निधि कंपनी के रूल्स से बोलते हैं, उसके अंदर टेबल दी हुई है पूरी कि साहब इतने रुपए से इतने रुपए तक का जमा आपने कर रखा है तो इतने रुपए का ही लोन दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10 लाख के बदले में मिलेगा सिर्फ 2 लाख रुपए तक का लोन, फॉर एक एग्जांपल। ऐसा पक्का नहीं कि कहीं तुम लिख लो बोले साहब 10 लाख रुपए का है तो 2 लाख रुपए लोन मिले, ऐसा नहीं है, मैंने फॉर एग्जांपल बोला है। तो निधि रूल्स के अंदर आपको ये बातें बता रखी है कि साहब आपका कितना पैसा जमा हो तो हम आपको इतना लोन दे देंगे। समझ गए आप बात? अब वो टेबल आएगी तो अपन दिमाग लगाएंगे, नहीं तो छोड़ो।
बस इतनी सी बात ध्यान रखना, जो बंदा हमारे यहां पर मेंबर बना, जिसने हमारे फंड के अंदर, हमारी निधि कंपनी के अंदर पैसा जमा कराया स्कीम में, उस व्यक्ति को ही अपन क्या करेंगे, लोन देंगे। बाकी किसी भी व्यक्ति को प्रतीक अपन लोन नहीं देंगे। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान में रखना, अपन जितना जमा आया है उसके इक्वल टू का लोन नहीं देंगे, वरना वो तो गड़बड़ हो जाए, वो तो लेके भाग जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, उसको और इन्वेस्टमेंट पे और अपन ने वो दिया ब्याज या उसको डिविडेंड दिया, वो भी लेके पट्टा भाग जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। अपन तो दोनों हाथ खाली, तो अपने तो मारे जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, जैसे बैंक होता है ना, बैंक जितना जमा आपका होता है उसके कंपैरिजन में आपको लोन देता है। या सिक्योरिटी की वैल्यू है 50 लाख, कोलेट्रल सिक्योरिटी आपने क्रिएट करी, वैल्यू है 50 लाख, लोन कितने का देगा, 10 लाख का। समझ गया बात? तो वैसे क्या होगा, वैसे निधि कंपनी के केस में भी होता है। क्लियर है बात? अच्छा, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये कंपनियां आरबीआई से गवर्न होंगी? निधि कंपनियां, निधि कंपनियों पे आरबीआई के कोई रूल लगेंगे क्या? और निधि कंपनी बैंक नहीं है, ये मैंने पहले बोल दिया। नो सर। नहीं लगेगा ना, डन। निधि कंपनी पर ध्यान रखना, केवल और केवल कंपनीज एक्ट 2013 और जो निधि रूल्स हैं, दीज आर मच इंपॉर्टेंट देन द एक्ट। ये जो निधि रूल्स गवर्नमेंट बनाती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनके द्वारा निधि कंपनी के लिए बनाए गए जो रूल्स हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ना कि आरबीआई की कोई भी गाइडलाइन। आरबीआई का कोई प्रोविजन तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होने वाला नहीं है, भूल जाओ। सिर्फ जो एप्लीकेबल होगा दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 एंड द सेकंड वन मच इंपॉर्टेंट, निधि रूल्स। राइट, चलते हैं आगे। फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट कैसे? अब दोनों भी तो फायदा हुआ, तुमने जमा कराया, मैंने उसको आगे जमा कराया, मुझे 15% मिला, 5% मैंने रखा, 10% तुमको दिया, तो तुमको भी फायदा और मुझे भी फायदा। समझ गए बात? अब चलो आगे। विच कंप्लाइज विथ सच रूल्स, आ गया क्या लिखा है? विच कंप्लाइज विथ सच रूल्स, सच रूल मतलब निधि रूल्स है ना, इधर मैं मार्क कर रहा हूं निधि रूल्स, राइट, एज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ सच क्लासेस ऑफ कंपनीज। कौन सी? जो सेक्शन 406 के अंदर आती है। निधि कंपनी कहां पर आती है? 406 में। तो 406 सेक्शन में ये कहता है, चार बातें इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4। कौन सी है? वापस रिपीट कर रहा हूं, आपके अंदर कॉस्ट कटिंग करने की आदत डालना, मतलब जो फालतू पैसा खर्च करते हैं, वेस्टेज ऑफ मनी अपन करते हैं, वो रोकना। वो जो पैसा रुक गया, अब उसका करेंगे क्या? उसका करेंगे अपन जमा। तो आप लाइए उसको, हमारे पास स्कीम में खाता खोलिए, अकाउंट खोलिए, अकाउंट में जमा कराइए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं है इसमें कोई एनुअली डिपॉजिट होता है, इसमें आरडी की तरह से भी हो सकता है। आरडी बोले तो रिकरिंग डिपॉजिट, आप मंथली डिपॉजिट भी करा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 100 रुपये जमा कराओ, जैसे पोस्ट ऑफिस होता है ना, पोस्ट ऑफिस में आप चाहे मंथली 50 रुपये जमा कराओ आरडी के अंदर, कोई टेंशन नहीं है। 500 रुपये जमा कराओ, 1000 रुपये जमा कराओ, कोई टेंशन नहीं, आपको ब्याज मिलेगा उस पर, जितना जमा कराओगे उतना ब्याज मिलेगा, सीधी सी बात है। तो आप कम जमा कराओगे कम ब्याज मिलेगा, ज़्यादा जमा कराओगे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, वो तो मैथमेटिक्स है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसी प्रकार से क्या होता है, ये कंपनियां भी बिजनेस करती हैं। क्या आपकी जितनी कैपेसिटी है, मान लीजिए अभी आप छोटे हैं, आपको पॉकेट मनी कम मिलती है, आपके पास सेविंग भी कम होती है। आपके तो सर प्रतीक बोलते हैं, बोले सर मेरे पास तो 500 रुपये सेविंग होती है एट द एंड ऑफ द मंथ। कोई बात नहीं प्रतीक, 500 रुपये जमा करा दो। आप MIS अकाउंट, मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम एक होती है, MIS बोलते हैं, उसमें जमा करा दो। साक्षी कहती है सर मेरे पास तो 100 रुपये बचते हैं, मैं तो सारा शॉपिंग में खर्च कर देती हूँ। कोई बात नहीं, 100 रुपया बचा, 100 रुपया लाओ, 100 रुपया इधर जमा कराओ, 100 रुपये पे आपको रिटर्न मिलेगा। आप भाई साहब बोलते हैं, बोले सर मेरे पास तो 1000 रुपये बचते हैं, मैं कंजूस आदमी हूँ, मैं खर्च ही नहीं करता, मैं तो पूरा बचाता हूँ, लाओ 1000 रुपये डालो इधर। समझ गया बात? अब आप देखो 1000, 500, 1500, 100 रुपये, 1600 रुपये मेरे पास आ गए। अब मैं 1600 रुपये का इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो मैं कहीं पर भी उसको इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करूँगा ध्यान रखना सिक्योर्ड, क्योंकि पब्लिक मनी लेके बैठा हूँ, अनसिक्योर्ड नहीं करूंगा। ये सवाल आपको पूछना चाहिए था, बोले सर आप जहां लगाओगे वो पैसा अनसिक्योर्ड तो नहीं है, कहीं किसी को दे दो आप पैसा, बोले उधारी पे दे रखा है तेरे को, कल को वो मर गया, बोले गया पैसा सबका। नहीं, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब बहुत सारी कंपनी है दुनिया भर की, साउथ में तो लाइन से कंपनी है। इंडिया में MCA का सर्वे ये बोलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का, साउथ में सबसे ज़्यादा कंपनी है निधि की, बहुत चालू लोग हैं उधर के, इसलिए। हाँ, और मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, इधर ये रहा, मिंट म्यूचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड चेन्नई तमिलनाडु का, और एक सेंट मैरीज फाइनेंस लिमिटेड कोचीन केरला का। जयपुर का भी होगा यार, गूगल करेंगे तो अपने को मिल जाएगा, दैट डजंट मैटर। कोई फेमस कंपनी नहीं है, लेकिन कोई फेमस कंपनी नहीं है, ऐसा है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना इसमें काम की, ये हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होंगी,
क्यों? हाँ, क्यों? सोचो। करेक्ट। यदि प्राइवेट होगी तो आपको ध्यान है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 क्लॉज 3 1 2 3 नहीं केवल 3 कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबेड सिक्योरिटीज, तो फिर इसलिए प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगी। तो आप नोट डाल लो, भले इसमें लिख लो आप साइड में कि दीज कंपनी विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आप लिख लीजिए, ऑनलाइन लिख लो बेटा, ये बात नोट डाउन कर लो, क्योंकि कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया तो यू विल बी एलिजिबल टू आंसर। लिखिए इसको आप कि ये वाली जो कंपनियां होंगी दोज कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसको आप ये लिख दो। अच्छा, और इस कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड ही लगेगा, आप देख लो, हेंस प्रूव नाम के एंड में लिमिटेड आ रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कहीं नहीं आ रहा, ओपीसी कहीं नहीं आ रहा, लिमिटेड है कंपनी। क्योंकि यदि प्राइवेट लिमिटेड बना दोगे तो आप पब्लिक से फंड कैसे लोगे, फिर तो आपका व्यापार ही नहीं होएगा, व्यापार ही नहीं चला पाओगे। जैसे बैंक होते हैं, हमेशा बैंक क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड होगा, प्राइवेट लिमिटेड हो ही नहीं सकता बैंक, क्योंकि यदि प्राइवेट लिमिटेड हो गया बैंक तो फिर वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है हमको। नो सर। क्या बेटा आवाज? हाँ सर, अब आ रही है। ठीक है। ये सारी क्या जीवन की ट्रेजेडी मेरे साथ ही होती है, कभी माइक बंद। सर सर फिर से आवाज बंद। नहीं आ रही। नहीं सर, नहीं आ रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही। ठीक है, ऑनलाइन। हाँ सर, अब ठीक है। चलो, निधि कंपनी कंप्लीट। कोई डाउट किसी को निधि कंपनी में? उसको ऑन कर दो। निधि कंपनी में फिर किसी को थर्ड डाउट? पॉइंट टेबल वापस बताना है, क्योंकि मेंबर्स को लोन भी दे सकता है क्या? कोई बात नहीं, मैं वापस से पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एक बार क्रक्स में, ठीक है? Yes, देखिए, sir. मैं एक तो चीज आपको ये बता रहा हूँ, निधि कंपनी हमेशा कौन सी कंपनी होगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, ये मैंने नोट डाउन करवाया, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहां पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 क्लॉज नंबर 3 में रेस्ट्रिक्शन होता है, और यदि आपने निधि कंपनी पे वो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो फिर निधि कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी कैसे, राइट? 1। दूसरी बात, ये कंपनी जो है वो क्या करती है, जनता के अंदर कॉस्ट कटिंग की हैबिट डालती है। कॉस्ट कटिंग की हैबिट का मतलब ये हो गया कि आप जो वेस्टेज पैसा करते हैं ना, फालतू में पैसा खर्च कर देते हैं, अनावश्यक तौर पे खर्च करते हैं, उसको रोकना। उसको रोके जाने के बाद में सर उस पैसे का होगा क्या, चलो मैंने अनावश्यक खर्चा नहीं करा, मैंने वेस्टेज नहीं करी पैसे की, अब क्या होगा, अब आप उसको सेव करोगे, तो आपके बीच में सेविंग होगी, और वो सेविंग क्या करेगी, ये कंपनी ले लेगी, और वो सेविंग करने की, जो आपका पैसा लिया है कंपनी ने सेविंग करने के बाद आपका, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको फर्दर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। उससे मेरी कंपनी को कुछ रिटर्न मिलेगा, मैं उसमें से एक हिस्सा रिटर्न का आपको दे दूंगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो वो आपकी इनकम और एक साइड से मेरी इनकम। इसलिए मैंने क्या बोला कि वहां पर क्या होगा, वहां पर एक दूसरे व्यक्ति को बेनिफिट होगा इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, आपको भी बेनिफिट हुआ और एज वेल एज मुझे भी बेनिफिट हो गया, ठीक है? अच्छा, एक चीज इसमें लिखी, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम और लेंडिंग टू इट्स मेंबर, यानी कि आपका पहले मैं अकाउंट खोलूंगा, मेंबर बनाऊंगा, उसमें आप पैसा डिपॉजिट कराओगे अपनी इच्छा के अनुसार, जितना भी आपको कराना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद जब कभी आपको लोन की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको क्रेडिट, आपको लोन, आपको फाइनेंस भी मैं दूंगा, लेकिन ध्यान रखना जितना आपका डिपॉजिट मेरे पास में आया है उस डिपॉजिट के अमाउंट के कंपैरिजन में ही दूंगा। मैं कभी भी आपको जब मनी लैंड करूंगा, पैसा उधार दूंगा, तो इक्वल टू द डिपॉजिट या मोर देन डिपॉजिट अमाउंट मैं आपको नहीं दूंगा।
हमेशा जो मैं आपको लोन प्रोवाइड कराऊंगा, निधि कंपनी जो लोन प्रोवाइड कराएगी वो हमेशा कैसा होगा, लेस देन ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। मतलब जितना आपने डिपॉजिट करा है ना, उस डिपॉजिट के लेस देन अमाउंट पे ही आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। ये बात आप ध्यान में रखना, समझ गए। दूसरी बात, ये 4 प्रिंसिपल हैं एक प्रकार से निधि कंपनी बनाए जाने के, और इस पे आरबीआई की कोई गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं होती है। मेन इंपॉर्टेंट बात, जो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन है वो, और जो आपके निधि रूल्स हैं यहाँ पे, वो निधि रूल्स क्या होंगे, वो निधि रूल्स आपको यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे। 2 कंपनियों का एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया है, मिंट म्यूचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड चेन्नई की कंपनी है, सेंट मैरीज फाइनेंस लिमिटेड कोचीन केरला की कंपनी। आपको कोई डाउट है तो बोलिए। अनइनकम्बर्ड उसका मतलब होता है अनसिक्योर्ड, इनकम्बर्ड का मतलब सिक्योर्ड, अनइनकम्बर्ड का मतलब जो अनसिक्योर्ड है, ऐसा। सर इस पे इंटरेस्ट रेट तो कम ही होती होगी ना? एक मिनट, क्या कह रहे हैं, वापस बोलिए। ऑनलाइन इसमें इंटरेस्ट रेट कैसे क्या होती है, कम होती होगी ना सर मार्केट रेट से? नहीं, वो डिपेंड करेगी कंपनी के ऊपर, वो डिपेंड करेगी कंपनी के ऊपर, क्योंकि आरबीआई जो एनबीएफसी कंपनीज के लिए रूल बनाता है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, वही रूलिंग इनके ऊपर भी आती है। तो आरबीआई की डायरेक्ट रूलिंग जो है ना वो नहीं आती है, आरबीआई की इनडायरेक्ट रूलिंग आती है इनके ऊपर, ऐसा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ठीक है, यस आप क्या बोल रहे हैं? यस सर। हाँ आप बोलो। फॉर एग्जांपल सर, जब बैंक के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ईयू बैंक था, कौन सा बैंक था, यस बैंक, उसके मतलब लॉस में आ गया था, तब आरबीआई ने उसको कवर कर लिया था। मतलब तो सर फॉर एग्जांपल इन कंपनी के हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ जाए कि इनकी इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो जाए, भगवान मालिक, तो फिर इनका कौन कैप्चर करेगा? भगवान मालिक पब्लिक का पैसा गया, गया। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगी वो कंपनी। तो ये जो आपने बोला ना आरबीआई का नहीं लगेगा, आरबीआई का तो नहीं आएगा, दूर दूर। अच्छा, तो आरबीआई का तो बैंकों पे भी नहीं आता, मेरे से पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। तुम डिपॉजिट करते हो ना, उसमें सिर्फ आरबीआई 5 लाख रुपए तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ थोड़ा बहुत तो हो गया। उससे ज़्यादा के लिए होता ही नहीं। तुमने 25 करोड़ करा रखे हैं, बैंक डूब गया, 5 लाख ही मिलेंगे, आरबीआई एक्ट में लिखा हो। समझ गए? तुम कह रहे हो बोले सर मैंने तो 4-5 बैंकों में करा रखा है, जहाँ जहाँ करा रखे हैं ना सब जगह 5-5 लाख मिलेंगे, पूरा नहीं मिलेगा, डूब गया बाकी का। आरबीआई भी कुछ नहीं करेगा। तो अपने ये गलतफहमी होती है इंडिया के लोगों में कि सब आरबीआई बचा लेगा, सब सरकार पैसा दे देगी, चवन्नी नहीं देगी, 5 लाख रुपए से ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। समझ गए आप बात? और जब अपन एफडी कराते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट, तो एफडी का एक वो एप्लीकेशन फॉर्म साइन करते हैं ना, उसको ध्यान से पढ़ना हमेशा, उसमें भी लिखा हो कि यदि इतने रुपए से अमाउंट की ज़्यादा की एफडी है और विद इंटरेस्ट आपका अमाउंट इतना बनता है, कल को कैजुअलिटी हो जाती है तो कैजुअलिटी की कंडीशन में इतना मिलेगा, पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। आप बैठ जाओ फिर। आप इसका मतलब हमारे एक प्रकार से बैंक भी सिक्योर्ड नहीं है, तो फिर इनकी तो बात ही कहाँ करूँ। वो इनिशियल कैपिटल, इनिशियल शेयर कैपिटल लानी पड़ती है, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं ना वो लेकर आएंगे। ऐसा 7 लोग होंगे क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो 7 लोग लेकर आए कैपिटल, उस कैपिटल से व्यापार चालू होगा, फिर स्कीम्स बनेंगी, फिर पब्लिक में एडवर्टीजमेंट आएगा, फिर आप उस कंपनी पे ट्रस्ट करोगे, फिर लाओगे, जमा कराओगे, धीरे धीरे फिर मैं आगे जमा कराऊंगा, फिर व्यापार चालू होता है धीरे 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 धीरे। इनका प्रॉफिट बहुत साल बाद आता है, मतलब एंड टू एंड फाइनेंशियल ईयर में नहीं आ जाता कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको बहुत सारा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कंपनी पर ट्रस्ट ही नहीं आता लोगों को, नई कंपनी होती है तो ऐसा। अभी तुम देख लो, अभी दोनों कंपनियां तुमने जीवन में नहीं सुनी, समझ? अभी मैं कहूँ कि इसमें मिंट मैरी में लगा दो, तुम कहोगे बोले क्या, नहीं विश्वास ही नहीं। वो भी कहा तमिलनाडु और केरला की कंपनी, बोले सर कल को डूब गया कौन जाएगा वहाँ पे इतनी दूर, 4 ईयरिंग में हमारा तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, कल को कोर्ट केस हो गया तो वो वाली बात है। लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। महाराष्ट्र में जाओगे बहुत सारी मिलेगी निधि कंपनियाँ, महाराष्ट्र में भी। तब उधर जाओगे, साउथ के अंदर जाओगे, मैंने तुम्हें बोला साउथ में तो बहुत है, नॉर्थ में अभी कम है, और ईस्ट में तो ही, ईस्ट में तो कोई गिनी चुनी कोई मिल जाएगी तो बात दूसरी, ईस्ट साइड में तो ही नहीं, इधर वाले एरियाज़ में। नॉर्दर्न वाले एरियाज़ में फिर भी आपको कुछ देखने को मिल सकती है कंपैरेटिवली, लेकिन बहुत लीस्ट मिलेगी। ये एमसीए का सर्वे बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, ये सर्वे की रिपोर्ट बोलती है ये बात। ऐसा चलें आगे अगली कंपनी पे अपन, बहुत लंबा हो गया है टॉपिक अपना, आओ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए मजेदार बात क्या है, मजेदार बात ये कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन बताई नहीं है, हमारे को बताया क्या है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शब्द में इंक्लूड क्या होता है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, हमें पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शब्द की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो बताई ही नहीं गई है। हमें बताया क्या गया है, हमें तो बताया गया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंक्लूड होता क्या क्या है। समझ गए आप बात? तो देखो क्या लिखता है,
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 दो द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर टू बी रिकॉर्डेड, ये लिखो क्या लिखा है लाइन, फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर टू बी रिकॉर्डेड एज द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये नीचे जो आपको 5 इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं ना, इनको आप क्या मान के चलोगे, इनको आप मान के चलोगे PFI यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। अब क्या क्या है जरा देखो, सबसे पहले LIC PFI कहलाएगा। नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड IDFC। उसके बाद स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्ड टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 2002 और इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और लास्ट अदर इंस्टीट्यूशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द RBI। ये इंक्लूड करें। अब याद क्या करना है, सुनो, पहला LIC याद करोगे, दूसरा IDFC याद करोगे, तीसरा स्पेसिफाइड कंपनी अंडर UTI एक्ट, ये याद करोगे, ये शॉर्ट बता रहा हूं याद करने का। उसके बाद में इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट, ये एज इट इज याद करना है। फिर आएगा अदर इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द RBI, CG प्लस RBI इज इक्वल टू अदर इंस्टीट्यूशन। बस ऐसा शॉर्ट में याद करोगे। कैसा, पहला LIC हो गया, दूसरा IDFC, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा अदर इंस्टीट्यूशन या फिर आपका लिखा हुआ है यहाँ पर अपने बोला स्पेसिफाइड कंपनी, स्पेसिफाइड कंपनी जो कि प्रिस्क्राइब की गई हो कहाँ पे, UTI एक्ट के अंदर। फिर उसके बाद में क्या आया, फिर उसके बाद में आया इंस्टीट्यूट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और उसके बाद में लास्ट आएगा कौन सा, अदर इंस्टीट्यूशन विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द RBI। समझ गया बात, वापस सुन लो। पहला क्या आया, देखो मत, स्क्रीन को मत देखो, नीचे देखो, स्क्रीन को देखो मत। पहला क्या आया, दूसरा क्या आया IDFC, तीसरा क्या आया स्पेसिफाइड कंपनी जिसको कि आपने कहाँ पे बताया वो UTI एक्ट के अंदर। फिर क्या आया अदर इंस्टीट्यूशन विच इज नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और चौथे नंबर पे क्या आया, पांचवे पे क्या आया अदर इंस्टीट्यूशन विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द RBI। हो गया यार। अब ऐसे आज क्या करोगे, घर पे जाके 2 बार इसको आंख बंद करके रिवाइज करोगे, 2 बार लिख दोगे, काम खत्म, भूलोगे नहीं उसके बाद। दूसरा, सर इसको सीक्वेंस में याद करूँ क्या, नहीं, 5वां पॉइंट पहला पॉइंट 5वां बनाओगे चलेगा, कोई टेंशन नहीं। अब सुनो, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, अब मैं बता देता हूँ इसकी परिभाषा, क्योंकि PFI के रूल्स में लिखा है, इधर नहीं लिखा, ठीक है ना। तो तुम चाहो तो वो भी मेंशन कर सकते हो कि देखो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैपिटल का मोर देन 50% हिस्सा गवर्नमेंट ले लेती है सरकारी कंपनी की तरह से, वो आपके क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। समझ गए आप बात। इसमें अदर भी आते हैं, रिको भी आता है इसके अंदर, सिडबी भी आता है इसके अंदर, नाबार्ड भी आता है इसके अंदर, लेकिन वो क्या है, वो वहाँ पे आते हैं। समझ गए आप मेरी बात। ऐसा रिको जैसे राजस्थान के लिए स्टेट फाइनेंशियल वो है कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टेट का, राजस्थान स्टेट का, वो रिको आ गया, वो भी यहीं आएगा। समझ में आ गई बात अपने को। तो क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दे रखी हमारे को कि स्पष्ट तौर पे व्हाट इट मींस ये ऐसा नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बताया हुआ है एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर इस वाले सेक्शन में कि इंक्लूड किसको करते हैं। मीन नहीं बताया, इंक्लूड बताया है। समझ गए। वो दूसरा था, पॉलिटिकल पार्टी वाला है वो अलग है, वो ये नहीं, वो इसमें कवर्ड ही नहीं, इसमें कवर्ड होता तो आता ही नहीं। क्यों, सरकार का कंट्रोल होता 50% से ज़्यादा, तो गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग आ जाती ना, और जब गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग आ जाती तो फिर तुम बदमाशी नहीं करते, इसी। ठीक है, चले आगे। अब आइएगा लास्ट इसका टॉपिक, नहीं अभी एक और बाकी है वैसे हमारा, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है ना। तो अभी उस टॉपिक के अंदर आपके मान के चलो 2 दिन लगेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। उसमें 2 दिन लगेंगे, कॉपी अपनी रेडी रखना क्योंकि मेरे को लिखवाना है अब उसमें। तो या तो मैं एक काम करूं कि आज मैं ग्रुप पे लिख के डाल दूं, अभी मेरी क्लास में टाइम है क्या, अभी तो टाइम है मेरी क्लास में, तो हो सकता है कि मैं अभी लिखवा दूं आपको थोड़ा बहुत तो,
और फिर जितना बचेगा वो मैं लिख के आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आप पहले से ही उसको लिख के रेडी रखोगे, तो मेरा लिखवाने का समय बच जाएगा, तो डायरेक्टली मैं फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, तो अपन ऐसा कर लेंगे, एक बार ये वाला टॉपिक फिनिश कर लेते हैं, फिर उस पर आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक बचेगा वही हमारा, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना। देखिए जॉइंट वेंचर कंपनी क्या होती है, बहुत अच्छे से जानते हो कि जब दो वेंचर्स मिलके अपना इक्विटी कंट्रीब्यूशन उसमें कर देते हैं तो वो वेंचर क्या कहलाता है, जॉइंट वेंचर कंपनी कहलाता है। पढ़िएगा क्या लिखा, द टर्म जॉइंट वेंचर हैज आल्सो बीन डिफाइंड टू मीन जॉइंट अरेंजमेंट वेयर द पार्टीज हु हैव जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट कंट्रोल, अब जॉइंट कंट्रोल कैसे आएगा, दो तरीके से आ सकता है, या तो आएगा शेयर कैपिटल के बेसिस पे और या फिर आएगा आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिस पे, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी में आता, वरना जॉइंट कंट्रोल आएगा कैसे, और बताओ। अब तीसरा तरीका मेरे को कोई है तो है ही नहीं, आप लोगे या तो शेयर कैपिटल के बेसिस पे, मतलब वोटिंग राइट भी आ गया इसके अंदर इंक्लूड, और या फिर आप लोगे बीओडी के बेसिस पे, आप अपने बीओडी नीचे बैठाओ। समझ गए आप मेरी बात। अच्छा फिर आओ आगे, ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट्स टू द नेट असेट और द अरेंजमेंट, मतलब कि जिन दोनों पार्टीज को क्या होता है, दोनों के एसेट्स पे और दोनों का जो बिजनेस होता है, जो मैनेजमेंट होता है, जो दोनों का आपका व्यापार चलता है, अंडरटेकिंग चलती है, बिजनेस चलता है, उस पे क्या होगा, दोनों का बराबर अधिकार रहेगा। तो वो जो कंपनियां हैं आपकी, वो कंपनियां क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी जॉइंट वेंचर कंपनी। इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन, इसमें एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, जैसे कि आपका एक ले लिया अपन ने हीरो, एक ले लिया अपन ने होंडा, और हीरो और होंडा दोनों मिले, दोनों ने अपनी अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, असेट कंट्रीब्यूट करी, डायरेक्टर्स की शेयरिंग करी और एक नई कंपनी बना दी जिसको नाम दे दिया हीरो होंडा लिमिटेड, और ये रियल जॉइंट वेंचर था, अब नहीं है, अब डीमर्ज हो गई हैं कंपनियां, पहले ये रियल जॉइंट वेंचर हुआ करता था एक समय में। ये जॉइंट वेंचर कंपनी का रियल एग्जांपल है ये मारुति सुजुकी, यस करेक्ट, नहीं अब नहीं है शायद, अब नहीं, मारुति अलग हो गया, वो भी डीमर्ज हो चुका है, वो भी डीमर्ज हो चुका है, वो एग्जांपल भी ले सकते हो आप, नोट डाउन कर लो दोनों एग्जांपल, क्योंकि बाई चांस आपको जब आप रिवाइज करोगे तो रिकॉल हो जाएगा कि हाँ अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो आप दोनों नाम लिख लो, आप एक तो हीरो होंडा लिख लो और एक आप लिख लो मारुति। नहीं पर वो अभी भी है शायद, नहीं हाँ जॉइंट वेंचर है ना, हाँ बहुत है, दो एग्जांपल है, इस पर पूछेगा नहीं, आज तक तो पूछा नहीं कुछ सवाल, तो फिर भी ठीक है, अपने नॉलेज के लिए लिख लिया है कि ठीक है, कोई किस्मत खराब हो आ जाए सवाल इसमें से, क्या पता 2 नंबर का ही सवाल डाल दे और कुछ नहीं डाल दे, तुम्हारे तो इतने समय भी 2 नंबर का आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। शॉर्ट नोट वाला सवाल आता है उसमें लिख दे 3 नंबर में, बोले लिखो जॉइंट वेंचर कंपनी पे, फिर लिखो। आए हैं तुम्हारे तो सवाल ऐसे, मैं तो अब तो क्या बताऊं, इंटर में तो चलो फिर भी बताना था मुझे, कॉन्फिडेंस दिलाना था, अब तो बताने की भी जरूरत नहीं, ऐसा फुद्दू पेपर आ रहे हैं और हमेशा ऐसे ही आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पेपर मैं कह रहा हूँ लॉ का पेपर नहीं आएगा हार्ड, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ ये बात, मैंने देवांशी वाले बैच को भी बोला था, उनका भी देख लेना, अभी दिसंबर में जो बोल रहा हूँ वही होएगा, तुम्हारे में भी जो बोल रहा हूँ वही होएगा, नहीं आएगा हार्ड, मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा, इस बात का मैं तुमको एक एक को लिख के दे सकता हूँ, ये चीज़ लिख के, ओरल नहीं बोलूँगा, एक एक को लिख के दे सकता हूँ बाकायदा साइन करके, लो, और गिना दूंगा तुम्हें जो पढ़ाया था उसमें से आया कि नहीं आया, एक एक क्वेश्चन ईच, और वाला भी, और तुम कहोगे ना ऑप्शनल वाला भी, बोले ये देख ऑप्शनल वाला भी है इसमें सारे, इस बात का दावा है, क्यों मैं देख रहा हूँ ना इनका क्वेश्चन बनाने का लेवल हाई है ही नहीं, लो है बस, नहीं हमेशा ही आएगा, आप पुराने स्कैनर भी उठा के देख लो, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हारे को, देखना तुम बोलो सर ये क्वेश्चन है, और उसमें सीए वाले क्वेश्चंस भी हैं इंक्लूड, तो सीए फाइनल तक में आ चुके वो भी हैं, तो मैं टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा तुम्हारे को उस चैप्टर में से, ताकि मान लो हमारी किस्मत खराब हो, आना था टिपिकल क्वेश्चन आ गया बोले ले, तो हमको वो भी आता है। और देखो लॉ में जो केस लॉ आएगा ना, सीधी सी बात एक ध्यान रखना, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है ना तो केस लॉ कर लोगे, और नहीं तो तुम केस लॉ नहीं कर पाओगे, इंटर में एक्सपीरियंस कर चुके हो ये चीज़, मुझे अब बताने की वो जरूरत नहीं, बस मेरे को एक बार पैटर्न वापस से रिकॉल कराना है कि पैटर्न क्या होता है, कैसे लिखना है, बस उसके अलावा मुझे कुछ और काम कराने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम सब इंटेलिजेंट हो, सब जानते हो वो बात, ठीक है ना। बस अब तुम्हारे को राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस मतलब अच्छा लिखना नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस मतलब केस लॉज की प्रैक्टिस, हर चैप्टर के साथ शीटें आएगी, शीटें उठाओ, धनाधन शीटों का करो, मैं
क्वेश्चन नहीं कराऊंगा शीटों में से, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी में कम है। यदि मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए ना तो पता क्या होगा, फिर तुम कहोगे बोले सर अब हम कहाँ से करें, हो जाएगी दिक्कत, फिर कैसे करोगे। और मैं चाहता हूँ मेरा दिमाग ना चले, तुम्हारा चले। मैं तुम्हारे दिमाग को दौड़वाना चाहता हूँ कि तुम अटको उस सवाल में, तुम मेरे से पूछो कि सर इसमें क्या होगा, मैंने ये करा है, गलत है क्या बताओ, और आप गलती करो। मैं चाहता हूँ क्योंकि जितनी गलतियाँ करोगे ना उतना सुधार आएगा आंसर के, इसलिए। लेकिन जानबूझ के नहीं, अरे तो आज चलो सो जाते हैं, कह देंगे आया नहीं सर क्वेश्चन, आपने ही तो कहा था। बेईमानी नहीं करने का, ईमानदारी से डाउट पूछो, मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, मैं पूरा आंसर भी लिखवा दूंगा। लेकिन पता क्या होगा, उसमें मैं इंटेलिजेंट हो जाऊंगा, तुम नहीं हो पाओगे। फाइट तुम्हें करनी, मुझे नहीं करनी। तो इसलिए जितना मेरे पे डिपेंड रहोगे ना उतना तुम ध्यान रखना गड़बड़ करोगे, और जितना तुम सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे ना उतना तुम सक्सेस होगे, ये पक्की बात है। ठीक है, चलो ये क्लियर अपना। अब हेडिंग डालो डॉक्ट्रिन ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील, हेडिंग डालिए और लिखिए, ऑनलाइन लिखो बेटा, हेडिंग डालो डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इसमें जो दिया हुआ है ना प्रतीक वो इनसफिशिएंट है एक्चुअली, क्योंकि बड़े सवाल पूछे हुए हैं 8-8 नंबर में, तो 8-8 नंबर के मार्क्स के लिए जो अपने आंसर दिया हुआ है ना दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो इसलिए अपने को थोड़ा सा उसको बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा सा केस लॉज वगैरह भी उसमें डालने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बीच सिचुएशन में से कोई केस लॉ आ जाए, तो अपन ने पढ़ा हुआ होगा तो अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, वरना अटक जाएंगे, इस वजह से, है ना। सबसे पहले आप इसका मीनिंग लिखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट लिखिएगा, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ऑनलाइन लिख रहे हो ना बेटा? यस सर। लिखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द कंपनी is treated as the separate legal entity. The company is treated separate legal entity. फिर आगे इसमें लिखिए, the company until unless doing legal business will be treated as separate legal entity and the liability of its member will be limited. सर विल बी ट्रीटेड के आगे रिपीट करना एक बार। क्या था? will be treated as separate legal entity. Will be treated as separate legal entity and the liability of its member will be limited. And in this situation the court will not interfere in the business affairs of the company. The court will not interfere in the business affairs of the company. ठीक है, but when the company starts doing business illegally, the court will not allow
द कोर्ट विल नॉट अलाउ द सेपरेट लीगल स्टेटस ऑफ द कंपनी, the court will not allow the separate legal status of the company the court will not allow the separate legal status of the company and the liability of the members will be unlimited. And the liability of the members will be unlimited. Full stop. आगे लिखिए, those members who are found to be guilty those members who are found to be guilty will be punished by the court. ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो। अब इसको एक बार खुद से पढ़ो, फिर मैं बताता हूं इसको। पढ़ा? क्या समझ में आया? भाई देखो, इसका मीन ये हुआ कि आपकी कंपनी का अपन सेपरेट लीगल स्टेटस मानते हैं, कंपनी को एक लीगल एंटिटी अपन मानते हैं, लेकिन वो कब तक मानते हैं? जब आपकी कंपनी क्या करती है, जब आपकी कंपनी जो है वो एक प्रॉपर तरीके से लीगल बिजनेस करती रहेगी तब तक। मेरा मतलब ये है, अपन इसको एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं। जैसे मान लो मान लीजिए कि अपनी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। इस कंपनी को अपन ने नाम दे दिया, ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी फिलहाल इसका आज की डेट में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस आएगा। आज की तारीख में किससे आएगा? जो इसके मेंबर लोग हैं उन मेंबर लोगों से आएगा, जो इसके मेंबर हैं, जो इसके शेयर होल्डर हैं, उन लोगों से इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रहेगा। इधर लिख देता हूं, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है ना? ये जो येलो वाली लाइन है ना, ये येलो वाली लाइन है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की, ये मानकर चलना। और इसको आप दूसरे शब्दों में क्या बोलोगे? इसको आप दूसरे शब्दों में बोलोगे कॉर्पोरेट व्हील। समझ गए? तो कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस। तो अब क्या है कि जब तक आप ध्यान रखना कि जब तक आपकी जो कंपनी है, जब तक आपका जो बिजनेस है वो लीगल चलेगा, तब तक आपके ये जो मेंबर्स होंगे, इन मेंबर्स की जो लायबिलिटी रहेगी, वो लायबिलिटी क्या रहेगी? वो लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन अब जैसे ही कंपनी ने क्या करा कि अब जैसे ही कंपनी ने बिजनेस चालू कर दिया, कौन सा वाला बिजनेस चालू कर दिया? इलीगल। अब बताइए उस सर्कमस्टांसेस में क्या होगा? उस सर्कमस्टांसेस में आपकी जो लायबिलिटी है ना, वो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। कौन से वाले मेंबर की? जिन मेंबर्स ने यहां पर कोई भी डिफॉल्ट करा होगा, कोई भी फ्रॉड करा होगा, आपके कंपनीज एक्ट का वायलेशन करा होगा, मेमोरेंडम को तोड़ा होगा, आर्टिकल को तोड़ा होगा, आपकी कंपनी अपने क्रेडिटर्स को, आपकी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, आपकी कंपनी टैक्स की चोरी करने के लिए, आपकी कंपनी अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर काम करने की तैयारी में होगी, तो उन लोगों ने जिन्होंने कि ये सब प्लान किया, एग्जीक्यूशन किया, पॉलिसी बनाई,
उन लोगों की लाइबिलिटी अपन क्या कर देंगे, उन लोगों की लाइबिलिटी अपन कर देंगे अनलिमिटेड। मीन्स कि इनकी वजह से जिन लोगों को नुकसान हुआ तो कोर्ट क्या करेगा, ध्यान रखना कि कोर्ट ये जो आपका कॉर्पोरेट व्हील है इस कॉर्पोरेट व्हील को हटाएगा और इस कॉर्पोरेट व्हील को हटाने के बाद में देखेगा कि रियलिटीज क्या है। समझ रहे हो आप मेरी बात? और जब उसको वास्तविकता का पता लगेगा कि साहब ये वाला शेयर होल्डर, साहब ये वाला शेयर होल्डर, कि साहब ये वाला शेयर होल्डर, कि कौन व्यक्ति लाइबल था, तो उस लाइबल व्यक्ति को वहां पर ट्रेस करने के बाद में क्या करा जाएगा, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, और इनकी वजह से जिनको नुकसान हुआ उन सारे व्यक्तियों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये जो डिफॉल्टर मेंबर है, डायरेक्टर है, प्रमोटर है, शेयर होल्डर है, वो लोग करेंगे। समझ गए अपन बात? तो डॉक्ट्रिन का मतलब प्रिंसिपल ऑफ लिफ्टिंग अभी मैंने क्या करा, लिफ्टिंग ही तो किया, ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, तो यानी कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट था उसको क्या करना, हटाना। तो वो जो है वो जब कोर्ट को लगेगा कि हटाने जैसी स्थिति बन रही है तो ही वहां से हटाया जाएगा और वास्तविकता का पता लगाया जाएगा कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई का पता लगा के जो लोग आपके डिफॉल्टर हैं उन लोगों को वहां पर पनिश या पिनलाइज किया जाएगा। समझ गए आप बात? कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑनलाइन कोई दिक्कत क्या बेटा यहां तक में? ऑनलाइन बताइएगा। नहीं चलूं आगे? अब सुनो, अब देखो इसमें है ना एक चीज ध्यान रखना कि जो सर्कमस्टांसेस आते हैं, सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कॉर्पोरेट व्हील विल बी लिफ्टेड बाय द कोर्ट, वो दो प्रकार के आते हैं। ठीक है, पहला क्या आता है, पहला आता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा आता है डिसीजन ऑफ वेरियस कोर्ट्स। समझ गए आप मेरी बात? यहां पे दो चीजें आएगी, मतलब दो सर्कमस्टांसेस आएंगे, जिन दो सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या होगा, आपकी जो कंपनी है ना उस कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जा सकता है। मतलब कि सेपरेट लीगल एंटिटी का जो स्टेटस है उसको हटा के देखा जा सकता है कि रियलिटीज क्या है, वास्तविकता क्या है, कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि गड़बड़ कर रहे हैं, कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कि कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ तो प्रोविजन हमारे को कंपनीज एक्ट में दिए हुए, उसमें मैं 3 सेक्शन आपको एग्जांपल के तौर पे लिखवाऊंगा, और उसके बाद में फिर अपन जब डिसीजन पे आएंगे तो उसमें 4-5 पॉइंट हैं। इंटर में अपन ने केस लॉज नहीं पढ़े थे, लेकिन अब की बार हमारे को विद केस लॉज वो पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। क्यों पढ़ना पड़ेगा विद केस लॉ? माइट बी पॉसिबल पूरा टॉपिक नहीं आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं आया, हमारे को एक सिचुएशन दे दी, फिर नीचे पूछा गया बताइए इस सिचुएशन में क्या कोर्ट के द्वारा लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील किया जाएगा क्या, फिर क्वेश्चन मार्क, इफ यस कॉमा गिव द रीजन, फिर अगेन क्वेश्चन मार्क। तो आपसे ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जा सकता है, तो वो ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपन कैपेबल रहेंगे बशर्ते हमारे को वो सर्कमस्टांसेस पता। तो हो सकता है 4 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल आ जाए, तो हमारे वो आता हुआ सवाल हमारा गलत नहीं हो जाए। इसके लिए अपन जो पूरा केस लॉ है उसमें क्या कहता है, बाय नेम, केस का नाम भी बाकायदा अपन रेफर करेंगे, केस लॉ के अंदर आंसर लिखेंगे तब, और उसका डिसीजन क्या आया था, उसका क्रक्स क्या आया था वो भी समझेंगे, और उसके बाद में फिर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा। वो सब अब लेटर ऑन बात करेंगे, बट लेकिन अभी फिलहाल जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे सबसे पहले कंपनीज एक्ट में ऐसे कौन से प्रावधान है, ऐसे कौन से प्रोविजन है जिसमें कि आपका जो कॉर्पोरेट व्हील है वो लिफ्ट किया जाता है। उसके बाद में फिर अपन कौन से ऐसे वर्ल्ड के अंदर केसेस हुए अलग अलग कोर्ट्स के सामने कि जिन्होंने ये फैसला दिया कि साहब आपकी कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात? तो मैं ये दोनों पॉइंट जो है ना वो कल लिखवाऊंगा, आज नहीं करवाऊंगा, अपन कल शुरू करेंगे। तो मीनिंग जो है ना, मीनिंग तक का काम कंप्लीट हो चुका है, मीनिंग के नीचे आप ये डायग्राम फ्लोट कर लेना, फिर इस डायग्राम के आगे वाला जो है ना, सुनो मेरी बात, 1 मिनट तुम लोग सुन लो, ऑनलाइन मेरी बात सुन लो बेटा। पहले आपने मीनिंग लिखा, फिर आपने डायग्राम फ्लोट किया, ये वाला 2 एंगल, डन, खत्म कहानी। उसके बाद अब आज जो ग्रुप में मैं लिख के डालूंगा ना आपको, आप वो इस डायग्राम के नीचे एज इट इज लिख लेना। समझ गए ना? लिख के रेडी रखना, ये नहीं कि लिख के रेडी नहीं रखो, क्योंकि कल तो सैटरडे है ना, तो मे बी पॉसिबल कल मेरा टॉपिक कंप्लीट ना हो, क्योंकि टॉपिक लंबा है और एक एक केस लॉज को समझाने में मुझे 5-7 मिनट 10 मिनट तो लगेगी, तो मे बी पॉसिबल कि कल मेरा टॉपिक कंप्लीट ना हो पाए, बट आप लिखने का काम कंप्लीट करके रखना। तो मैं मंडे को 110% चैप्टर फिनिश कर दूंगा और मैं केस लॉज की शुरुआत कर दूंगा फर्स्ट चैप्टर के।
मैं वेट नहीं करूंगा कि अभी कंपनी लॉ खत्म होगा फिर करूंगा ना, चैप्टर टू चैप्टर अपना कार्यक्रम चलता जाएगा। तो मैं आपको मंडे की क्लास में ये भी सिखाऊंगा कि जब केस लॉ हमारे सामने आता है तो कैसा आएगा, हमको उसका आंसर कैसा लिखना है। अपन जो पास्ट ईयर में आए हुए सीएमए फाइनल की लॉ के पेपर हैं वो भी अपन देखेंगे मंडे को ही, अभी पहले ही, ताकि अपने को दिमाग में ये पोजीशन सेट हो जाए कि सर आज तक किस पैटर्न पे, किस आधार पे हमारे से सवाल पूछा गया है, में भी पूछा जा सकता है, तो हम अटेंटिव रहेंगे। तो हम जब अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, तो मैं भी उसी अनुसार पढ़ूंगा और आपका माइंडसेट भी उसी अनुसार पड़ेगा कि यार सर ने हमारे को ये बताया था, एग्जाम में भी हमारे ये पूछा था, तो अपने को उसी अनुसार जो है वो तैयारी करनी है। तो आप ट्रैक डिसाइड कर लोगे अपना, ठीक है ना। तो मंडे की क्लास तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद में, मंडे या ट्यूजडे वट एवर द केस में भी, जैसी भी परिस्थिति रहती है, राइट। तो कोशिश करेंगे अपन की कल में टॉपिक फिनिश कर ले में, नहीं होता है तो मंडे को अपन थोड़ा सा टाइम लेके 10-15 मिनट का टॉपिक पहले फिनिश करेंगे। देन आफ्टर मैं आपको पहले दिखाऊंगा जो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर आया वो अपन देख लेंगे, पास्ट ईयर का पेपर। पास्ट ईयर के पेपर्स देखने के बाद में फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन आएंगे अपने केस लॉज पे कि हाउ टू राइट द आंसर ऑफ केस लॉज, जो ऑलरेडी मैंने इंटर में भी सिखाया था आपको, अभी मैं वापस सिखाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे नए अपने साथ, जैसे ये लोग नए हैं, तो इनको भी सिखाया जाएगा कि सर जब केस लॉज का कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें उसमें काम की होती है, फिर उसका आंसर हमारे को कहाँ से शुरू करना चाहिए, उसका मिडिल बॉडी पार्ट क्या बनेगा, और जो एट द एंड पार्ट अपन बनाएंगे आंसर का, वो एट द एंड पार्ट क्या बनेगा। क्योंकि अभी फाइनल है, मैंने तुम्हें बोला कि फाइनल को फाइनल के तरीके से ही पढ़ेंगे, उसको इंटर के तरीके से नहीं पढ़ेंगे। इंटर में कॉन्सेप्ट अलग थे, अभी फाइनल में कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है जी, डन, ओके। कोई डाउट आज वाले टॉपिक में कुछ बताइएगा बेटा, ऑनलाइन अभी बता देता नहीं है, करूँ वाइंड अप, चलो ठीक है।